एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। परफेक्शन आईएएस बीपीएससी का 69 टेस्ट सीरीज 4 कराने जा रहा हूं। जो भी बच्चे इससे पहले वाले टेस्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का आज जो टेस्ट सीरीज 4 है उसमें आप लोगों को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 150 क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। पहला क्या है, रेयॉन या कृत्रिम रेशम एक सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा क्या है, नायलॉन को पौधे या जंतु के कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया जाता है। तीसरा क्या, पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए बनी रस्सियाँ रेयॉन की बनी होती है। तो क्या है, रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क इज ए सिंथेटिक फाइबर। नीलॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। पैराशूट्स एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग आर मेड ऑफ रेयॉन। बताना है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है। तो याद रखना है कि आप लोगों को कि जो रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है ना सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ रहता है। नायलॉन का जो होता है ना बिना यूजिंग इसका हम लोग कर सकते हैं। तो क्या है, पैराशूट एंड रॉक क्लाइंबिंग जो होता है ना रेयॉन का बना हुआ नहीं रहता है। किसका बना हुआ रहता है, नायलॉन का बना हुआ। किसका होता है, नायलॉन का बना हुआ रहता है। ये चीज़ आप लोग को याद करने का मतलब आप लोग को क्या हो गया कि इनमें से आप लोग का तीसरा जो स्टेटमेंट है गलत है। तो कहने का मतलब क्या होगा, केवल एक और दो स्टेटमेंट मेरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला क्या है, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में से एक है जिसे एक बार ढाले जाने पर गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। दूसरी और नायलॉन थर्मोप्लास्टिक है जिसे गर्म करके फिर से ढाला जा सकता है। तीसरा क्या है, मेलामाइन बहुमुखी अग्नि प्रतिरोधक सामग्री है। कह रहा है बेकेलाइट is one of the thermosetting plastic cannot be softened by the heating once mold। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नायलॉन ऑन द अदर हैंड आर थर्मोप्लास्टिक विच कैन बी रिमोल्डेड बाय द हीटिंग। तीसरा क्या है, मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल फायर रेसिस्टेंट मटेरियल। बताना है कि चूज द करेक्ट कोड। इनमें से कौन सा मेरा सही है। तो याद रखना है कि आप लोगों का ये तीनों स्टेटमेंट क्या है कि आप लोगों का सही है। क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा मेरा गलत है स्टेटमेंट। तो क्या है, सोडियम एक धातु है जो तन्यता के लिए जानी जाती है। मतलब सोडियम इज ए मेटल नोन फॉर इट्स डक्टिलिटी। ये गलत है। सोडियम क्या होता है, सोडियम याद रखें एक सॉफ्ट मेटल होता है। क्या होता है, एक सॉफ्ट मेटल होता है जो मेरा डक्टिलिटी नहीं होता। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मेटल पे हैमर करेंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच और वायर होगा। और विदाउट मतलब फ्रैक्चर, बिना कोई फ्रैक्चर या किए हुए आप लोगों को क्या होना चाहिए, वो तो स्ट्रेचेबल होना चाहिए या वायर के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए। बट क्या होता है, सोडियम को थोड़ा सा भी अगर हैमर करेंगे वो क्या करे, ब्रेक कर जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो क्या होगा, कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, खुरदरी सतह पर टकराने पर माचिस की तीली को जलाने में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। बताना है कि हम लोग को विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द इग्निशन ऑफ द मैच स्टिक व्हेन द स्टक ऑन द रफ सरफेस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि जब देखिए माचिस की तीली में क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है। और जैसे ही खुरदरी सतह पे उसको करते हैं तो उसमें क्या होता है, मेरा रेड फॉस्फोरस क्या होना चाहिए, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस होना चाहिए, रेड फॉस्फोरस होना चाहिए। जिसके कारण क्या होता है, उसमें तीली को जलाने में काम आता है। क्या यहाँ देखिए कहीं भी रेड फॉस्फोरस नहीं, कहने वाला क्या होगा आप लोगों को, क्या होगा इनमें से आप लोगों का क्या होगा, कोई नहीं, कौन सा शामिल नहीं है। तो आप लोग बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की क्षीणता पर निर्धारित करता है। बताइए इनमें से कौन सा मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द श्रीनेस ऑफ साउंड। और जो साउंड का श्रीनेस होता है इनमें से कौन सा डिटरमाइन करता है। तो याद रखना श्रीनेस ऑफ साउंड जो मेरा होता है ना डिटरमाइन करता है कौन सा, आप लोगों को पता होगा, वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड। कहने का मतलब 1 सेकेंड में कंपन जो होता है ना वो हम लोग का श्रीनेस ऑफ साउंड मेजरमेंट करता है। अगला क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करा हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच ऑफ द साउंड। ये आप बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो कहने का मतलब आप लोग को ये तो सही है, जितना फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही मेरा पिच होगा। कह रहा लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लॉडर द साउंड। सही है, जितना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा उतना ही लॉडर साउंड होगा। लोअर द पिच सिलर इज द साउंड। ये गलत है। क्या होगा, हायर द पिच होगा। क्या होगा, हायर द पिच सिलर इज द साउंड। तो क्या होगा, यहाँ पे लोअर नहीं होगा, हायर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है, कहने वाला तीसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है,
कह रहा है निम्नलिखित वस्तु में आवेश की उपस्थिति की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा उपकरण का यूज़ किया जाता है। याद रखना किसको, इलेक्ट्रोस्कोप को हम लोग यूज़ करते हैं। कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन एनी बॉडी। किसी बॉडी में चार्ज को प्रेजेंस करने के लिए किसका हम लोग यूज़ करते हैं, किसका करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा हम लोग चार्ज इजिली तरीका से नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना फ्रिक्शन के द्वारा जब भी हम लोग चार्ज करते हैं, देखें फ्रिक्शन के द्वारा किस में चार्ज होता है, ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। फ्रिक्शन के द्वारा हमेशा क्या होता है, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, उसको फ्रिक्शन करके चार्ज कर सकते हैं। बट एल्यूमिना जो होता है ना मेरा, ये क्या है, ये कंडक्टर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से कंडक्टर है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा वो चार्ज नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या होगा, एल्युमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है निम्न में से किस प्रकार का दर्पण बनने वाली छवि के पार्श्व व्युत्क्रमण के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल इन्वर्जन ऑफ द इमेज फॉर्मेट। जो भी मेरा इमेज फॉर्मेट होता है, लेटरल इन्वर्जन कहने उल्टा कौन होता होता है। तो याद रखना कि अब देखिए इमेज फॉर्मेशन मेरा उल्टा हो रहा है, बट क्या होगा, जैसे ही हम मिरर को देखेंगे तो सामने क्या होगा, मेरा इरेक्टेड दिखाई देगा। तो याद रखना कि क्या होता है, प्लेन मिरर जो होता है मेरा किसी भी फोकल लेंथ पे वो इरेक्टेड होगा और सेम लेंथ जितना भी हाइट होगा कोई भी किसी भी वस्तु का उतना ही हाइट का दिखाई देगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताना है कि सोडियम और मैग्नीशियम और चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। तांबा और कार्बन प्रति चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। लोहा और कोबाल्ट लो चुंबकीय पदार्थों को उदाहरण है। कहने का स्टेटमेंट फर्स्ट क्या, सोडियम एंड मैग्नीशियम आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कॉपर एंड कार्बन आर द एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, आयरन एंड कोबाल्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बताना इनमें से मेरा कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो याद रखना है कि जो इसमें से आप लोग का सही स्टेटमेंट जो है ना, क्या तीनों है, क्या है, तीनों आप लोग का सही स्टेटमेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, एक साइकिल सवार एक वृत्ताकार ट्रैक, जो वृत्ताकार ट्रैक होता है, ठीक है, पर साइकिल चला रहा था। लगातार 1 घंटे तक चलाने के बाद वह अपने प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है। कहने का मतलब वो इस स्थिति पे से अपना साइकिल चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, फिर से घूमते हुए क्या किया, वो सेम इसी पोजीशन पे आ गया दूसरा बार। तो कहना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा मेरा कथन गलत है। कह रहा है कुछ दूरी तय करनी होगी, बात सही है, कुछ दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ गया, डिस्टेंस ट्रेवल क्या ही, विस्थापन शून्य है, ऑटोमेटिक है, जिस पोजीशन से आया उसी पोजीशन पे पहुँच गया। कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है, 0 हो जाता है। जिस अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेरा सेम है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तय गई दूरी विस्थापन से अधिक है, बात सही है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है और तय गई दूरी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, तो कहने का मतलब आप लोग का डिस्टेंस जो होगा ना ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये बात भी सही है। अगर विस्थापन तय गई दूरी से अधिक है, गलत है, क्योंकि यहाँ विस्थापन 0 है लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ है, तो ये आप लोग का गलत है। यहाँ कह रहा है कौन सा कथन गलत है, ये आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। किसी एक लैंग्वेज में आप लोगों को पूरे बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ के उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर आप लोग बोलिएगा सर एक वीडियो बनाने में आप लोग को 1.5 से 2 घंटा लग गया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ किसी एक लैंग्वेज में आप लोग जो जितना भी स्टूडेंट, मेजर स्टूडेंट जिस लैंग्वेज में बोलिएगा हम उस लैंग्वेज में आप लोग को क्वेश्चन बता दूंगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने द लिटिल बैलेंस और ला बालनसीटा पुस्तक लिखी। बताइए इस पुस्तक किसने लिखी थी। याद रखना किसके द्वारा लिखा गया था यह पुस्तक, किसके, गैलीलियो गैलीली के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कैरम बोर्ड में खेले गए ढेर के नीचे स्थित कैरम के सिक्के को तभी हटाया जाता है जब एक तेज गति से चलने वाली स्ट्राइकर उसे मारता है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा नियम, अब कौन सा नियम आप लोग को बता रहा है कि ये लगेगा। तो याद रखना इसमें क्या होता है, जब्त का भी नियम लगता है और जब्त का नियम हम कहते हैं गति का पहला नियम बोलते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का वर्णन नहीं करता है। तीसरे नियम का क्या कहता है कि आप जितना किसी चीज़ पर रिएक्शन लगाइएगा, अगर कोई चीज़ उतना ही आप लोग को अपोजिट रिएक्शन आएगा। तो कहने का गोली चलने पर बंदूक पीछे हटता है, बात सही है। नाव के पस गति एक नाविक उससे आगे की दिशा में कूदता है, बात सही है। गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपना हाथ अंदर की ओर कर लेता है। देखिए अंदर की ओर करता है तो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम करता मतलब डिक्रीज करा, चेंज इन मोमेंटम को क्या कर रहे हैं, मोमेंटम के चेंज को हम लोग डिक्रीज कम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वो पीछे खींचेगा क्या होगा, उसके गति का जो मूवमेंट होगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण वो आसानी से गेंद को पकड़ सकता है, कैच ले सकता है। तो कहने इसलिए क्या इसमें क्या करते हैं, मोमेंटम को चेंज करा। और मोमेंटम को चेंज क्या होता है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो होता है वो फॉलो होता है। तो कह रहा है इसमें कौन सा सही वर्णन नहीं है। तो कहने मतलब ये मेरा सी जो है ना सही वर्णन नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति का चंद्रमा पर भार 6 किलो है, चंद्रमा पे भार 6 किलो है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। याद रखना है कि चंद्रमा के भार का जो होता है पृथ्वी भार का 6 गुना होता है। मतलब आपका अगर चंद्रमा पर 6 किलो है तो फिर देखिए एग्जाम्पल और दूसरा मैं बता रहा हूँ, जैसे चंद्रमा पर आपका 1 kg है तो पृथ्वी पर उसी वस्तु का भार कितना हो जाएगा, व्यक्ति का भार 6 kg हो जाएगा। कहने का मतलब पृथ्वी का जो भार होगा 6 टाइम्स होगा चंद्रमा के भार का, चंद्रमा के भार का। अब कितना चंद्रमा का भार दिया हुआ है 6 kg, तो कितना 36 kg हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आप लोग का। अगला क्वेश्चन क्या है, लैक्टोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यह निम्नलिखित आप कहने वाला जो भी लैक्टोमीटर होता है यह किस सिद्धांत पे काम करता है। तो लैक्टोमीटर याद रखना आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, करा है निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध नहीं है, बताना। यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू स्थितिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो क्या होगा, ये भी आप लोग का सही है, ये भी सही है। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। बी और सी मेरा सही है। देखिए इसी चीज फार्मूला को यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया गया है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का क्या होगा, डी हो जाएगा कि बी और सी मेरा सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है 50 वाट का एक बल्ब बिजली का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में कितना यूनिट ऊर्जा खपत करेगा। तो अब कह रहा है एक दिन में, तो अब कहने का मतलब क्या होता है, एक दिन किसी भी दिन रे। अब यहाँ क्या होगा, जैसे मेरा 1 यूनिट जो होता है ना, ये आप लोग को कन्वर्जन याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर होता है। ये आप लोग को याद रखना है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना हमेशा कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। अब देखिए इसको वाट में दिया है ना बिजली, तो वाट में दिया है तो वाट में कितना होगा, 50 वाट दिया है तो क्या होगा 50 × 10³ कर देंगे तो किलोवाट में आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका 0.05 किलोवाट आ जाएगा। और आवर के लिए क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो क्या होगा 0.05 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा किलोवाट और आवर में आ जाएगा कितना 0.25 आ जाएगा, किलोवाट आवर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी जो होगा 0.25 किलो यूनिट हो जाएगा। और किलोवाट आवर को हम 1 किलोवाट आवर क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं ना, तो इसलिए क्या होगा मेरा 0.25 यूनिट हो जाएगा। तो कहने वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि का प्रबलता या कोमलता निर्धारित करता है। तो कहना कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। इसमें से हम लोग को बताना है कि लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड कौन डिटरमाइन करता है। 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन से हम लोग को बताना है कौन डिटरमाइन करता है। तो याद रखना है कि आप लोगों को एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड जो होता है मेरा डिटरमाइन करता है लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। तो क्या होगा, ध्वनि का आयाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, यदि कोई ध्वनि तरंग कम तापमान वाले क्षेत्र से, कहने ये क्वेश्चन का मैं सारांश बता रहा हूँ, जब कोई ध्वनि तरंग होता है ना, जो मेरा वेव ट्रेवलिंग जो होता है साउंड का, वो क्या करता है कि अगर लो टेम्परेचर से अगर हाई टेम्परेचर में जाएगा तो मेरा उसका गति बढ़ेगा या घटेगा या क्या होगा, नहीं घटेगा, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो आप लोग को बताना क्या होगा, जब कोई भी ध्वनि का जो मेरा वेव ट्रेवलिंग होगा तो क्या होगा, लो टेम्परेचर से अगर वो हाई टेम्परेचर में जा रहा है तो उसके तापमान, उसके वेव पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखना उसके वेव पे क्या होता है कि उसका वेव जैसे ही लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे किसी भी साउंड का वेव ट्रेवलिंग करता है तो वो आप लोगों को इसकी क्या होता है, स्पीड इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, क्या होगा, इसकी गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कह रहा है यूरेनियम 235 का विखंडन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। हाइड्रोजन बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंग्लिश में क्या कहे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्प्लिटिंग ऑफ यूरेनियम 235 इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। कह रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन का यूरेनियम 235 एग्जाम्पल है, यह गलत है। न्यूक्लियर फ्यूजन का नहीं है, न्यूक्लियर फिजन का है। किसका है, न्यूक्लियर फिजन का। किसका, न्यूक्लियर फिजन का उदाहरण है। न्यूक्लियर फिजन का उदाहरण है यूरेनियम 235, 233 ये एग्जाम्पल जो है ना मेरा न्यूक्लियर फिजन का। कह रहा है हाइड्रोजन बम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन। नहीं, न्यूक्लियर फिजन के काम पे नहीं करता, न्यूक्लियर फ्यूजन पे करता है। किस पे करता है, फ्यूजन। फ्यूजन और फिजन में आप लोग अंतर समझ लीजिएगा कि जो मेरा हाइड्रोजन बम जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, बट यूरेनियम जो होता है ना न्यूक्लियर फिजन एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल है यूरेनियम। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, नैदर, मतलब दोनों में से कोई मेरा सही नहीं है। तो ये पॉइंट्स दोनों भी आप लोग याद रखिएगा कि किसको हम क्या बोलते हैं, किसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हाइड्रोजन बम जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, उसके प्रिंसिपल काम करता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जाम्पल होता है मेरा यूरेनियम 235। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समय कितना हो। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना होता है, 0.1 सेकंड होता है। कितना होता है इसका, 0.1 सेकंड होता है। ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय एरोबिक डाइजेस्टर, याद ये तो यही गलत है ना। बायोगैस जो होता है ना हमेशा एरोबिक होता है, याद रखिए बायोगैस हमेशा एनएरोबिक होता है। ऑर्गेनिक मैटर, ये तो बात सब सही है, कहने वाला यही गलत है कि क्या है बाय एरोबिक के द्वारा नहीं होता है, एनएरोबिक के द्वारा होता है। कह रहा है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायो मास टू बायोगैस कैन बी अचीव थ्रू द गैसिफिकेशन, सही है, गैसिफिकेशन के द्वारा बायोमास का रूपांतरण होता है। अगला क्या, बायोगैस इज प्राइमरी मिक्सचर ऑफ मीथेन CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात भी सही है। तो आप लोगों का क्या हुआ, पहला क्या स्टेटमेंट मेरा गलत है, ये 2 स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है, तो क्या होगा 2 और 3 मेरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों को 23 का। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है 24 का, यदि किसी पिंड का भार W है, मतलब वेट आप लोग को किसी पिंड का W दे दिया है, और द्रव्यमान मतलब क्या हुआ मास उसका m दे दिया, इसका द्रव्यमान बढ़कर अब जैसे इसका वेट मास जो है ना 2m हो जाता है, तो भार क्या होगा, तो आपको पता होगा कि वेट जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास होता है। अगर मेरा मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, तो मास दुगुना हुआ तो वेट भी मेरा क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या वो वेट भी मेरा वजन दोगुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जो मेरा कौन सा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल के फोर्स में कौन सा मेरा सही है। कह रहा है कि इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, ये गलत है। ये क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहने ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ये नहीं, ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होता है इनवर्सली, क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने मेरा दोनों स्टेटमेंट गलत है, क्या होगा नाइदर A एंड B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हम लोग को बताना है कौन सा इसमें से कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से मेरा कौन सा कथन सही है आप लोग को बताना है। तो याद रखना पहला ऑप्शन क्या है, प्रकाश और ध्वनि तरंग दोनों निर्वात में यात्रा कर सकती है, ये गलत है। वायु में प्रकाश तथा ध्वनि दोनों तरंगें अनुप्रस्थित होती है, ये भी गलत है। कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य होती है जबकि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है, ये बात सही है, ये बात आप लोग को सही है। करें द साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडिनल वाइल द लाइट वेव आर ट्रांसवर्स, ये बात आप लोग का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पिंड की जड़ता का माप है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इन द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का इनर्शिया क्या मेजर करता है। तो याद रखना कि इनर्शिया ऑफ बॉडी जो होता है ना क्वांटिटी ऑफ द मैटर ऑफ द बॉडी, जो क्वांटिटी ऑफ द मैटर ऑफ बॉडी उसको हम लोग मेजर करते हैं किसके द्वारा, हम लोग इनर्शिया ऑफ बॉडी के द्वारा। तो क्या पिंड के पदार्थ की मात्रा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, एक लड़का एक खिलौना गाड़ी को धक्का देता है और गाड़ी लड़के द्वारा लगाए गए बल की दिशा में चलती है, तो उपरोक्त कथन को ध्यान रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या है, ए बॉडी पुशेज ए टॉय कार्ट एंड द कार्ट मूव्स इन द डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय, कंसीडर अबव द स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से बताना कौन सा स्टेटमेंट, लड़के ने काम किया, क्या गया कार्य धनात्मक है, ए एंड बी कोई भी काम नहीं हुआ। अब ऑटोमेटिक है ना कि जब हम किसी भी चीज़ पे अगर हम धक्का मारेंगे तो जिस डायरेक्शन में धक्का मारे उसी डायरेक्शन में मेरा वो बल लगा, बल लगने का क्या काम किया लड़का के द्वारा, और काम क्या क्या आगे की ओर जा रहा है ना, जहाँ से उसके आगे की ओर जा रहा है वो काम क्या मेरा धनात्मक है। करेक्ट, कोई काम नहीं किया, ये तो गलत है, काम कुछ ना कुछ तो हुआ, मेरा वर्क डन तो क्या, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, बॉडी जो डिस्प्लेस कर गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ काम किया। क्या होगा, ए और बी मेरा सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, बताना है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बताना है कि कौन सा मेरा सही है नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, रियोन पैराशूट बनाने काम नहीं, गलत है, रियोन नहीं होता है। आप लोगों को नायलॉन क्या होता है, नायलॉन याद रखना है कि नायलॉन क्या होता है, पैराशूट बनाने का काम आता है। देखिए नायलॉन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसमें पैराशूट बनाने का। नियोन क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए नियोन का यूज नहीं करते हैं पैराशूट बनाने में। तो क्या होगा, सही नहीं है, तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3 जो मेरा ये मेरा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, करा है कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए निम्नलिखित में से जोड़ने की आवश्यकता होती है। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू ए आमीटर वन नीड टू कनेक्ट, इनमें से किसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो मेरा गैल्वेनोमीटर जो होगा ना आमीटर में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना है कि जब हम लोग लो रेसिस्टेंस पैरेलल, जब रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल, लो रेसिस्टेंस को अगर पैरेलल में करेंगे तो मेरा गैल्वेनोमीटर क्या होगा, आमीटर में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कप के कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि दोनों समांतर दर्पण के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखा हो। तो ऑटोमेटिक है ना कि यह क्या होगा, अनंत पे बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण अंतरिक्ष में स्थित और दूर तार से आने वाली प्रकाश किरणें इससे परावर्तित होती है, प्रकार की छवि बनती है। कह रहा है ए कनकेव मिरर इज ए पोजिशन्ड इन द स्पेस एंड द लाइट रे फ्रॉम द डिस्टेंस स्टार आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, व्हाट काइंड इमेज कैन बी फॉर्म, किस टाइप का इमेज इसमें फॉर्म होगा। तो याद रखना कौन सा फॉर्म होता है, वास्तविक उल्टा भी होता है और अत्यधिक छोटा होता है। क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी मेरा दोनों सही है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस
वुड बी प्रिफर्ड वाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। तो बताना कि किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्नलिखित में से किस लेंस की प्राथमिकता दी जाती है। कौन सा इसमें लेंस होता है, तो याद रखना कौन सा लेंस होता है, 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं उस छोटे से अक्षर को आसानी तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित पदार्थों के अपवर्तनांक का सही घटना क्रम कौन सा होगा। कहने का मतलब आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा, उससे कम किसका, उससे कम किसका होगा। तो याद रखना जल का सब, वाटर का सबसे ज़्यादा, तो उसके बाद क्या होता है उससे कम होता है आइस का, उससे कम होता है एयर का। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब ये भी आप लोग को पॉइंट्स याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ देता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। तो याद रखना आप लोग वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.33 होता है, आइस का क्या होता है 1.31 होता है, और एयर का क्या होता है 1.0003 होता है। और एक और भी याद रखिए डायमंड का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 2.42 होता है। ये चारों पॉइंट्स आप लोग को एक्स्ट्रा याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि वे बनाते हैं। बताइए कि कनकेव मिरर आर यूज्ड इन सेविंग मिरर बिकॉज दे फॉर्म, वे हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करता है वो इनलार्ज होता है ना, ये चीज़ तो आप लोग पता है कि वे क्या होता है आप लोग को इनलार्ज होता है और रियल इमेज होता है, क्या होता है बढ़े हुए होता है और वास्तविक चित्र होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 1 ओम मीटर का सही चित्रण है। तो याद रखना है कि 1 ओम मीटर जो होता है मेरा आप लोगों को 1 वोल्ट या 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 ओम जो होता है मेरा 1 ओम जो होता है ना मेरा 1 वोल्ट या 1 एम्पियर के बराबर होता है। ये भी पॉइंट्स आप लोग को याद रखना है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ विद्युत शक्ति का मतलब क्या पावर, इलेक्ट्रिक पावर हो गया ना। इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है V/I होता है। इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू क्या होता है V/I हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मात्रा को परिवर्तन के प्रतिरोध के रूप में वर्णित किया गया है। बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज ए रेजिस्टेंस टू चेंज। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। तो याद रखना कि आप लोग को क्या होता है इनर्शिया होता है, क्या होता है इनर्शिया होता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, न्यूटन के गति के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हमको बताना है कि निम्नलिखित कथन क्या है। प्रथम नियम को जत्व का नियम कहा जाता है, तो ये आप लोग का क्या है सही है। क्या तीसरे नियम का तात्पर्य कारण प्रभावित संबंध से है। कहने में थर्ड लॉ इम्प्लीस कॉज इफेक्ट रिलेशन, ये आप लोग का गलत है। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। बल हमेशा युग्मों में होता है जो बराबर और विपरीत होती है, गलत है। सॉरी क्या है, बल हमेशा युग्मों में होती है, ठीक है, जो बराबर और विपरीत होती है। हाँ विपरीत लिखा है ना, हाँ सही है। क्या होता है द फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर विच इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाए तो वो भी हमको उतना ही फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा। तो इस बात सही है कि ये हम लोग का सही है। स्टेटमेंट क्या हुआ मेरा थर्ड, ये क्या है न्यूटन्स लॉ का थर्ड लॉ है ना। न्यूटन्स लॉ का थर्ड लॉ यही कहता है जब हम किसी चीज़ को लगाते हैं उतना ही बल मेरा बराबर और विपरीत लगता है। कह रहे किसी पिंड के समय परिवर्तन के दर आरोपित बल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये तो आप लोग क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। क्या हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी गलत है। स्टेटमेंट मेरा फोर्थ गलत है, 1 और 3 मेरा सही है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर किसमें डी हो जाएगा मेरा, केवल 1 और 3 मेरा सही है। ये आप लोग का क्या है न्यूटन के गति का कौन कौन नियम आप लोग का न्यूटन गति का सही है कि या गलत है। अब अगला क्वेश्चन चलिए क्या है 40 का, कह रहा है क्या एक क्षेत्र रक्षक कैच पकड़ने के दौरान चलती हुई गेंद से अपने हाथों को धीरे और खींचता है, ऐसे करने का वो होता है। इससे पहले क्वेश्चन बताए थे ना कि जब कोई क्षेत्र रक्षक जब गेंद को अपनी ओर खींचता है क्या होता है डिक्रीज करता है, चेंज इन मोमेंटम, अपने चेंज इन मोमेंटम को डिक्रीज करता है। यहाँ किस क्वेश्चन में देखिए क्या है इंक्रीज द टाइम इंटरवल रिड्यूस द वेलोसिटी एंड इट्स टाइम इम्पैक्ट। बात सही है कि टाइम को इंक्रीज कर रहा है जिसके कारण क्या होगा उसमें मेरा रिड्यूस होगा वेलोसिटी एंड इन टर्न इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट भी उस जो कैच लेंगे उस पर इम्पैक्ट कम पड़ेगा। कहने में क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है ऊंची कूद वाली एथलेटिक स्पर्धा में एथलीटों को या तो गद्दीदार या बिस्तर पर या रेत पर गिराया जाता है, क्योंकि अब इसलिए गिराया जाता है उसका रीजन यह है कि गति के परिवर्तन को दर को कम करता है, ऑटोमेटिक चेंज इन मोमेंटम डिक्रीज करता है। इसलिए जैसे ही वो गिरेगा तो चोट नहीं लगने का मान क्या होगा, अगर जैसे ही चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ तो उसमें उसको चोट लगने का ज़्यादा इफेक्ट होगी, उसको चोट लग जाए। अगला क्वेश्चन क्या है एक बच्चा एक खिलौना कार को जमीन के समानांतर खींचता है, बच्चे द्वारा लगाए गए बल की दिशा और कार का विस्थापन समान है, बताइए इसका क्या होगा। याद रखना किया गया कार्य धनात्मक है। अगला क्वेश्चन क्या है एक तीर को धनुष पर लंबाई तक खींचा जाता है, धनुष की संचित ऊर्जा क्या होती है। क्या होगा जैसे ही उसको खींचेगा तो क्या होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, क्या होगा स्थितिक ऊर्जा में वो बनी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बताना कि कौन सा मेरा कथन सही है। कह रहा है ए साउंड इज सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट, ठीक है। ए साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। तो कहने वाला ये तो मेरा दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना, क्या होगा, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, बताना कि समतल दर्पण में से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर रिगार्डिंग मेरा कौन सा गलत है। तो आप लोग को याद रखना है कि इमेज फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड, बात सही है। इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इरेक्ट, ये रियल नहीं होता है, ये आप लोग याद रखना कि जो जब भी हम लोग का रियल नहीं होता है, ये आप लोग का वर्चुअल इमेज होता है। क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल होगा यहाँ पे। साइज इमेज इज सेम, सही है। साइज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट, बस ये भी सही है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ वास्तविक नहीं होना चाहिए, समझे, क्योंकि जो इसमें समतल दर्पण में जो होता है ना, वास्तविक नहीं बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहा है लकड़ी का कॉर्क तैरता है जबकि लोहे की कील पानी की सतह पर रखने पर डूब जाती है, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो बताना है कि इसका क्या होगा, 46 का। कह रहा है कि कॉर्क का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, सही बता रहा है ना, बात सही है। कील का घनत्व पानी घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। कह रहा है कॉर्क पर पानी की अपेक्षित कॉर्क के भार से अधिक होता है, ये भी सही है। लोहे की कील पर पानी की अपेक्षित कील से भार से अधिक होती है, ये तो गलत है ना मेरा। क्या होगा, 1 2 3, मेरा केवल 1 2 3 मेरा सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, छत के पंखे और साइकिल के हब और एक्सल बॉल बियरिंग का उपयोग करते हैं तो उत्पादन करता है, बताइए। द हब्स एंड एक्सल ऑफ सेलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल यूज बॉल बियरिंग विच प्रोड्यूस, ये हम लोग का क्या प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, ये रोलिंग घर्षण प्रोड्यूस करता है, किसको बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो बताना है कि मेरा कौन सा सही है 48 का। क्या 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल, 1 जूल इजकल टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम, ये तो बताए थे। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा सही। क्या दी गई सामग्री की एक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक A है, प्रतिरोध 8 ओम है। उसी सामग्री की एक अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/4 और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इतना। कहने ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दिया है, रेजिस्टेंस मेरा 8 ओम दे दिया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, मेरा दूसरा वायर का रेजिस्टेंस पूछा जो सेम मटेरियल का बना हुआ हो, तो हैविंग लेंथ L/4 एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब यहाँ कह दिया कि मेरा सेम मटेरियल बनाओ, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, सेम लगेगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L/A होता है, ठीक है। और हमको इसका RA का वैल्यू कितना दिया, 8 दे दिया। अब इसी तरह से R2 मेरा कितना निकलेगा, रो तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल बना है। लेंथ मेरा क्या है, L/4 है, और यहाँ क्या एरिया 2A है, तो क्या रो L/A जो होगा इन 8 हो जाएगा। और रो L/A क्या है आप लोग को 8 दिया है ना, तो 8/8 क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कमरे के तापमान पर सेमीकंडक्टर में जो मेरा इन सेमीकंडक्टर एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो याद रखना है कि क्या होता है, याद रखना है द वैलेंसी बैंड इज पार्शली इम्पैक्ट एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शली फील्ड, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, द इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर इज यूज, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर उसका यूज हम किस में करते हैं, उपकरण गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। 51 का आंसर क्या होगा। तो याद रखना क्या होता है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों के लिए किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा, बोथ A एंड C। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, करा एक जनरेटर परिवर्तित करता है, कोई भी जनरेटर जो होता है ना मेरा वो क्या परिवर्तित करता है। याद रखना कि कोई भी जनरेटर होता है मेरा, ए जनरेटर इज कन्वर्ट, क्या होता है जनरेटर से जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, वो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जो भी जनरेटर होता है वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मेरा चेंज करता है। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव आंख में एक लेंस होता है जो अलग अलग दूरियों पर वस्तुओं को देखने के लिए अपनी फोकल लंबाई को समायोजित कर सकता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या है, द ह्यूमन आइज हैज लेंस विच कैन बी एडजस्टेड इट्स फोकल लेंथ टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिक्स बोलते हैं, समस्थिति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कहता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट फिनोमिना इज ऑब्जर्व ड्यू टू, जो मेरा क्या होता है कि पहले जो अग्रिम सूर्योदय और लंबित सूर्योदय घटना किसके कारण देखी जाती है, तो किसके कारण देखी जाती है आप लोग को, क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, किसके कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये चीज़ दिखा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सार्वजनिक परिवहन के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन समृद्ध CNG, जो हाइड्रोजन CNG के उपयोग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना CNG के उपयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन का उन्मूलन हाइड्रोजन CNG की तुलना में ईंधन को अधिक महंगा बनाता है। बताना कौन सा कथन मेरा सही है। तो याद रखना कि मेरा
55 का आंसर क्या हो जाएगा, मेरा जो कथन सेकंड है वो सही है, केवल 2 मेरा कथन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। रियर व्यू मिरर जो होता है ना, जो हम लोग को रियर व्यू मिरर होता है, जो आप लोग को रियर व्यू मिरर होता है, कहाँ कौन सा मिरर होता है, तो आप लोग को पता होगा रियर व्यू व्यू जो होता है ना आप लोगों को, करा इसमें नोट मैच करा है ना, नोट करेक्टली मैच, तो ये तो मेरा सही है। करा विजिलेंस मिरर कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्स होता है, ये भी सही है। सर्च लाइट जो होता है कॉनकेव होता है, सर्च लाइट कॉनकेव नहीं होता है, कहने को ये भी गलत है। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स नहीं होता, ये क्या होता है कॉनकेव होता है। और सोलर हीटिंग कॉनकेव होता है, क्या होगा ये भी सही है। कहने ऑप्शन क्या होगा 3, क्या होगा ओनली 3 मेरा जो है ना, मेरा आप लोग को मैच नहीं कर रहा है। यहाँ कॉन्वेक्स नहीं होगा, यहाँ कनकेव होगा, कनकेव होगा। सर्च लाइट क्या होता है, सर्च लाइट में कनकेव होता है, तो ये पता चल गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या है कि हवाई जहाज में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि बताइए काला क्यों दिखाई देता है। याद रखना इसकी ऊंचाई पर परिकलन प्रमुख नहीं होता है। कहने स्केटिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, उस हाइट पे जाने के बाद स्केटिंग प्रोमिनेंट नहीं हो पाता, इसी कारण उसको काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान से संपर्क टूटने के बाद गुरुत्वाकर्षण मुक्त अंतरिक्ष में तैर रहे हैं दोनों। बताना है कि 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन द ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ देयर स्पेसशिप, द 2 विल बी, 2 विल बी क्या, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। बताना कि 58 का क्या होगा। याद रखना मूव टुवर्ड्स ईच अदर क्या होगा, एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, क्या होगा वो एक दूसरे ओर की बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 59, इंद्रधनुष बनाता है। बताना रेनफोर्स इज फॉर्म ड्यू टू, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्स क्या होता है, रेनबो क्या होता है, फॉर्म होता है, किसके कारण रेनबो फॉर्म होता है, ये होता है इंद्रधनुष। याद रखना किसके कारण, इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन के कारण क्या होता है, रेनबो जो फॉर्म बनता है, इंद्रधनुष बनता है इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्सन के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। बताना कौन सा मेरा सुमेलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन बताइए कौन सा। जैसे बल्ब मेरा ये सही है, पावर का ये क्या है गलत है, चार्ज क्या होता है जूल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये भी गलत है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कोलम्ब होता है, ठीक है। पावर का क्या होता है वाट होता है। तो कहने वाला 2 और 4 मेरा क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह रहे फेमस हाइजीन्स एंड फ्रेशनल प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विथ। तो बताइए किससे एसोसिएटेड है। 61 का आप लोग आंसर बताइए। याद रखना किसके कारण होता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति के कारण होता है। 62 है, यदि किसी गैस का दबाव स्थिर रहता है तो गैस का आयतन उसका पूर्ण तापमान के समानुपाती होती है। तो बताना है कि इस कौन सिद्धांत का वर्णन किया गया, बताइए कि किस, ये जो है ना उपरोक्त जो कथन है किसके द्वारा वर्णन किया गया। तो 62 का आंसर क्या होगा, याद रखना किसके, चार्ल्स लॉ के द्वारा वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारी जल के बारे में कुछ कथन नीचे दिए गए। बताना कि जो भारी बल है उसके बारे में कुछ कथन, जैसे भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के में मंथन के रूप में किया जाता है। भारी जल सामान्य जल की अपेक्षा अधिक संबंध होता है, भारी जल साधारण जल की अपेक्षा अधिक प्रभावी विलायक है। तो बताना कौन सा मेरा सही है 63 का। याद रखना फर्स्ट और सेकंड मेरा क्या है सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, बस में खड़ा एक व्यक्ति खड़ा और बस में अचानक चलने पर लगती है, व्यक्ति के पीछे और गिरने की प्रवृत्ति किसके कारण होता है। बताना किसके कारण होता है आप लोग को। याद रखना किसके कारण, जड़ के कारण होता है। व्यक्ति का शेष शरीर गति का विरोध करता है, जो भी शेष रहता है शरीर वो क्या करता है उसका विरोध करने लगता है, जो भी आप लोग को। अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक मोटर कार तेज गति से तेज मोड़ लेता है तो व्यक्ति जाता है। बताना जैसे ही वो मोड़ता है तो वो क्या हो जाता है। याद रखना क्या होता है वो साइड में चले जाता है। किसमें होता है वो साइड में चले जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर का वजन किसके उत्पाद के बराबर होता है। शरीर का वजन जो होता है किसके वजन के बराबर होता है। याद रखना किसके, गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान के त्वरण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विस्थापन शून्य हो तो पिंड द्वारा किए गए कार्य होगा। बताने कि मेरा अगर विस्थापन शून्य है तो पिंड द्वारा किया गया कार्य, अब विस्थापन जैसे ही मेरा शून्य है तो क्या होगा कार्य भी मेरा क्या होगा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताएं गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी पिंड में उसकी स्थिति कारण होती है। स्थितिज ऊर्जा वो है जिस पिंड में उसकी गति के कारण होती है। कहने वाला में ये तो ऑटोमेटिक है। गतिज ऊर्जा क्या होगा गति के कारण होगा, स्थिति ऊर्जा क्या होगा स्थिति के कारण होगा। कहने वाला आप लोग क्या होगा ये दोनों स्टेटमेंट क्या गलत है। क्या गतिज ऊर्जा क्या यांत्रिक ऊर्जा में स्थिति ऊर्जा, ये मेरा सही है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानी से भरे कांच कि गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटना उपरोक्त के लिए जिम्मेदार है। बताइए कौन सा घटना उपरोक्त है, क्या किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें से बताना है कि मेरा कौन सा गलत है। लेंस की शक्ति का डायोप्टर में मापा जाता है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है।
फोकल दूरी का व्युत्क्रम लेंस की शक्ति का होता है। उत्तल लेंस में ऋणात्मक शक्ति होती है। तो पावर ऑफ लेंस मेजर बाय डायोप्टर, ये मेरा क्या है, सही है। कहते पावर ऑफ कनकेव लेंस इज पॉजिटिव, कनकेव जो होता है ना उसका पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये याद रखना है। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर लेंस, ये सही है। कनकेव कन्वेक्स लेंस हैज नेगेटिव पावर, ये बात सही है। कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेनबो आर फॉर्म ड्यू द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पोजिशन ऑफ रेनबो आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ सन, रेनबो आर जनरली फॉर्म आफ्टर ए रन शोअर। बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट मेरा सही है। याद रखना कि रेनबो जो होता है ना डिस्पर्सन कारण होता है, ये क्या होता है, सन के साइड, ये गलत है स्टेटमेंट। ये रेनबो जनरली फॉर्म आफ्टर रेन शोअर के बाद देखा जाता है। तो किसके बाद हो गया, क्या होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड सही है मेरा, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आप लोग को, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बताना है कि कौन सा 72 का क्या होगा, शून्य प्रतिरोध वाला पदार्थ एक खराब चालक होता है, ये मेरा स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या, विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है, यह हमेशा डिवाइस के साथ जोड़ा जाता है। बताइए डिवाइस के साथ इसको कैसे जोड़ा जाता है, याद रखना इसको हमेशा सीरीज में, किसमें, सीरीज में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, एक व्यक्ति सूर्य की ओर निर्देशित एक लेंस रखता है और इसके प्रकाश को कागज की एक शीट पर केंद्रित करता है, कागज जलने लगता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस व्यक्ति के पास है। बताना है कौन सा लेंस व्यक्ति के पास होगा। तो याद रखना आप लोगों को कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। लेगो इंडिया को महाराष्ट्र की हिंगोली में स्थापित करने का प्रस्ताव, यह निम्नलिखित में से किस तरंग का पता लगाएगा। बताइए कौन सा तरंग का यह पता लगाएगा। तो याद रखना कौन सा तरंग का पता लगाया, गुरुत्वाकर्षण तरंगे का पता लगाया। अगला क्वेश्चन क्या है, नेपथेलिन की गोली समय के साथ बिना कोई ठोस छोड़े गायब हो जाती है, उपरोक्त कथन का परिघटना का वर्णन करना, किसके कारण ये सब होता है। तो याद रखना किसके कारण होता है, ऊर्ध्वापतन सब्लिमेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केल्विन जो है 25। अब देखिए टेम्परेचर से हमको केल्विन में चेंज करने के बाद 273.15 हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, 25 ऐड कर दिए, क्या होगा 298.15 केल्विन हो जाएगा जब हम लोग केल्विन में निकालेंगे टेम्परेचर को। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूपटि से प्राप्त अयस्क हमेशा शुद्ध होते हैं, तो अयस्कों की सांद्रता को अयस्क ड्रेसिंग के रूप में भी जाना जाता है। सभी अयस्क खनिज है जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं है। बताना है कि 78 का आंसर क्या होगा। तो याद रखना 78 का आंसर क्या होगा, कथन मेरा 2 और 3 सही है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मेरा सही है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है आप लोगों को, क्या निम्नलिखित में से कौन सा गैस में द्रव के कोलाइड का उदाहरण नहीं है। बताना कौन सा मेरा उदाहरण नहीं, कौन सा स्मोक मेरा उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मेरा बताइए कि कौन सा कथन मेरा ये गलत है, कह कौन सा कथन इसमें से मेरा गलत है। तो याद रखना कौन सा गलत है, एरोसोल गैस में द्रव का क्लोराइड है, ये सही है। द्रव में उपस्थित गैस को फोम कहते हैं, ये भी सही है। मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया सोल का उदाहरण, ये भी सही है। तो कहने का मतलब यहाँ गलत कौन सा है, इसमें से गलत तो कोई है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, इनमें से कोई नहीं गलत है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। बताना कि मेरा कौन सा इसमें से रासायनिक परिवर्तन है। याद रखना कौन सा, कागज का जलना जो मेरा एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या निम्नलिखित में से किस गैस से सड़े हुए अंडे की तरह गंध देती है। बताना कि कौन सा ऐसा गैस है जो सड़े हुए अंडे की तरह गंध देती है। तो आप लोगों को पता होगा कौन सा होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है मेरा सड़े हुए गैस अंडे की तरह गंध देता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु प्रकृति में द्विपरमाणुक नहीं है। बताना कौन सा धातु द्विपरमाणुक नहीं है, कौन सा होता है, फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा समूह बेकिंग पाउडर का सही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। बताना कौन सा मेरा बेकिंग पाउडर का सही संरचना प्रतिनिधित्व करता है। तो 84 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सोडियम एंड कार्बन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित का खोज का सही कला अनुक्रमिक बताना है, कौन सा मेरा सबसे पहले खोजवा उसके बाद कौन खोजवा। 85 का आप लोग को बताना है। याद रखना सबसे पहले क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, उसके बाद आप लोग को नाभिक का खोज हुआ था, उसका आप लोग प्रोटॉन को, लास्ट में न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, अभिक्रियाशीलता के प्रति जड़ता के कारण नोवेल गैसों का नाम रखा गया, इसके बारे में गलत कथन का पहचान करें। कौन सा कथन मेरा इसमें से नोवेल जो गैस है उसमें से कौन सा मेरा कथन गलत है। 86 का आप लोग बताना है। याद रखना कि नोवेल गैस का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से बताना है कौन सा मेरा कथन 87 का गलत है। याद रखना समभारिक समान परमाणु क्रमांक एवं विभिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं, ये गलत है। समभारिक मतलब क्या होता है कि सेम द्रव्यमान का भी होगा, क्या होगा, सेम द्रव्यमान होगा बट डिफरेंट परमाणु क्रमांक होगा, उसको हम समभारिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व के समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताना समस्थानिक में से मेरा कौन सा सही होगा। याद रखना कौन सा, न्यूटन की विभिन्न संख्या जो होता है समस्थानिक में से मेरा सही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी गर्मी के दिन
के बाद लोग छत या खुले मैदान में पानी छींटते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है बताइए? याद रखना, पानी के वाष्पीकरण के बड़ी गुप्त गर्मी सतह पर ठंडा करने की मदद करती है। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित मिश्रणों और उपयोगों किए जाने वाली पृथक्करण तकनीकों पर विचार करें। बताना है कि इसमें से हम लोग को विचार करना है। कंसीडर द फ्लोइंग मिक्सचर एंड द सेपरेशन टेक्निक यूज्ड। कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं? तो याद रखना कौन सा हम लोग यूज करते हैं, दही से मक्खन जो होता है ना, वाष्पन, ये मेरा सुमलित नहीं है, वाष्पन के द्वारा हम लोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिश्रण को ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया का उपयोग करके अलग किया जाता है। बताना कौन सा मिश्रण को ऊर्ध्वापातन का प्रयोग करके अलग किया जाता है, सब्लिमेशन का यूज करके हम लोग अलग करते हैं। 91 का बताइए। याद रखना, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड युक्त मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड निकालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित तत्वों को सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील से कम प्रतिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताना है कि अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट इज एन ऑर्डर सच एंड फॉर्म मोस्ट रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव। कहने वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, उससे कम कौन है, इसमें हम लोग को अरेंज करना है। तो बताना है कि 92 का आंसर क्या होगा। तो याद रखना कि आप लोगों का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है ना, कैल्शियम होता है, उसके बाद क्या होता है, उससे कम क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, उससे भी कम होता है आयरन, सबसे कम मेरा क्या होता है, कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द फेमस अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। बताना है कि किसका डिस्कवरी का, किसका, डेंस रीजन ऑफ एटम हैविंग न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज या आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसमें कौन सा बताना है कि मेरा कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल नहीं है। 94 का आप लोग बताइए क्या होगा। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स जो होता है मेरा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। यह किसका एग्जाम्पल है, किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन का मेरा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, करा व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए ड्रेजलिंग फ्लेम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट्स चेंज इनटू ए वाइल्ड पाउडर वे सब्सटेंस। द वाइट पाउडर इज, क्या होता है, उस वाइट पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना, उस पाउडर को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, करा ए स्टेन ऑफ curry on white cloth become reddish brown when the soap is scrubbed on it, which of the following is true regarding the above statements। बताना इसमें से above statements कौन सा मेरा सही है। तो याद रखना 97 का क्या होगा, soap is basic in nature। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, the acid generally reacts with a metal to produce the salt and the gas which burns with pop sound, which gas involved during the reaction। इस रिएक्शन में कौन सा मेरा गैस इन्वॉल्व होता है, तो कौन सा गैस होता है, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है। करा which of the following process heat is neither absorbed nor released by system। बताना किसके द्वारा ना तो कोई गैस मेरा एब्जॉर्ब होता है ना रिलीज होता है। 99 का बताइए क्या होगा। याद रखना किसके द्वारा, एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कंसीडर द फ्लोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन एंड कोरस्पॉन्डिंग पीएच वॉल्यूम। बताना इसमें से कौन सा मेरा सही करेक्ट मैच नहीं है। तो 100 का क्या होगा आप लोग का, ये लेमन जूस का क्या होता है, मोर देन 7 गलत है, और कॉफ़ी क्या होता है, मोर देन 7 क्या होता है, गलत है। ये सब क्या होता है, कम होता है, इसका पीएच 7 से कम होता है, इसका भी पीएच 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पीएच वैल्यू ऑफ सेलेवा बिफोर मील इज मोर देन पीएच वैल्यू ऑफ सेलेवा आफ्टर मील। कह रहा द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क डिक्रीज व्हेन द बिकम सोर, द इंक्रीज इन पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसमें से हमको बताना है कौन सा मेरा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखना आप लोगों को कि स्टेटमेंट 1 और 2 मेरा सही है। कैसे, देखिए पीएच ऑफ सेलेवा क्या होता है, मिल्स इज मोर देन, मिल से ज़्यादा होता है। जैसे मिल लेने से पहले क्या होता है, मेरा सेलेवा का जो पीएच होता है ज़्यादा होता है आफ्टर मिल। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क डिक्रीज व्हेन बिकम सोर, जैसे ही सोर बनता है उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। कह रहा है पीएच इंक्रीज इन पीएच वैल्यू सॉइल इंक्रीज इन फर्टिलिटी, गलत है। अगर पीएच मेरा बढ़ेगा तो फर्टिलिटी मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या होगा, फर्टिलिटी मेरा डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, ये मेरा स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग। बताना है इनमें से टोमेटो जो होता है ना ऑक्जेलिक एसिड होता है, एंट एस्टिंग जो होता है ना एसिटिक एसिड होता है, नेटल एस्टिंग होता है ना मेटानिक एसिड होता है, सोर मिल्क जो होता है लैक्टिक एसिड होता है। बताना है इसमें से 102 का ऑप्शन कौन सा मेरा इनकोरेक्ट मैच है 102 में। याद रखना मेरा जो एंड एस्टिंग होता है ना एसिटिक एसिड नहीं होता है। क्या होगा ऑप्शन, क्या होगा इनकोरेक्ट मैच मेरा ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज ब्लीचिंग पाउडर। बताना इसमें से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के लिए क्यों यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, बताना है कि किसके लिए यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। याद रखना टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, इसलिए हम लोग जर्म्स से फ्री होने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, करा पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के घुले हुए लवण के कारण होती है, जिसे डैश मिलाकर घटाया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा घटाया जा सकता है इसको। तो याद रखना है किसके द्वारा, वॉशिंग सोडा के द्वारा इसको घटाया जा सकता है।
इसको अगर मिला देंगे तो उसके बाद वो घट जाएगा। कह रहा है एक गैस निकलती है जो चूने की पानी को दूधिया कर देती है। जब एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सा निकलता है। बताना है कि ए गैस इन्वॉल्व विच टर्न लाइम वाटर मिल्की व्हेन ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद द क्रशेस एग सेल द सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन होता है, याद रखना कौन सा HCl सॉल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। जब कोई सॉल्यूशन मेरा कौन सा ब्लू से टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू से मेरा लिटमस रेड में चेंज होता है, उसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं। याद रखना कौन सा, उसको एसिडिक बोलते हैं। क्या कहता है एक बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है वो ब्लैक की प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बताना कौन सा यौगिक हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग कीटाणुनाशक के यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मेड फॉर द कोरोजन रेसिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। बताना है कि किसका हम लोग एनोडाइजिंग की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु को संरक्षण प्रतिरोध बनाया जाता है। बताना है कि 60 का आंसर क्या होगा, किसको बनाया जाता है, एल्युमिनियम को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सोने सहित किसी भी धातु को घोल सकता है। बताना कौन सा मेरा मिश्रण जो सोने सहित किसी भी धातु को घोल सकता है। याद रखना कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, सोल्डर जो एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, क्या संयोजक है। बताइए किसका किसका संयोजक है। याद रखना किसका, टीन और सीसा का संयोजक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेय पदार्थों के डिब्बे के अंदर जिंक की नहीं बल्कि टीन की परत होती है, क्योंकि। बताइए जो हम लोग देयर इज ए कोटिंग ऑफ टीन नॉट जिंक इनसाइड द बेवरेज कैन बिकॉज। तो बताइए इनमें से क्या होगा आंसर। याद रखना क्या होगा कि टीन की तुलना में जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिक एसिड के बारे में गलत है। बताना है किसमें से कौन सा मेरा एसिटिक एसिड के बारे में गलत है। इनमें से 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, ये आप लोगों को गलत है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप लोग का सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन बताइए कौन सा मेरा कथन गलत सही है। तो याद रखना कि कथन 1 और 3 जो है मेरा आप लोग का सही स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, देखिए मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोलिएगा सर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है वीडियो। कह रहे कभी कभी घर में मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन का जो है ना टोटल PDF और मेरे टेलीग्राम चैनल XM स्टडी पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जुड़ करके वो आप लोग को पूरा PDF मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हैं। कह रहा है कभी कभी घर में खाना बनाते समय धातु के बर्तनों की तली की कालिक जैसा काला पदार्थ जमा हो जाता है, इसमें कौन सा उपरोक्त कथन संबंध सही है। बताना कौन सा मेरा सही है। तो याद रखना कौन सा होता है, ईंधन के और संतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टिंचर आयोडीन कफ सिरप और कई टॉनिक जैसी दवाओं में निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है। बताना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। इसमें से क्या होगा, याद रखना इथेनॉल हम लोग मिलाते हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिशेल का सबसे अच्छा वर्णन है। बताना है कि मिशेल का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। याद रखना यह गंदगी को साफ करने के लिए साबुन के अणुओं द्वारा बनाई गई संरचना है। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें, जो जोड़ी दिया गया उसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा मेरा जोड़ी सम्मिलित नहीं है। तो याद रखना कि 2 और 3 जो है ना मेरा सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या, निम्नलिखित सूची का विचार करें, इसमें से बताना है मेरा किसका pH मान सबसे अधिक होगा। किसका pH मान सबसे अधिक है, बताना है कौन किसका होगा। याद रखना कि NaOH का संतृप्त विलयन का pH सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक जहरीली है। यह अंगों और ऊतकों को ऑक्सीजन की डिलीवरी को अवरुद्ध करने के लिए क्षमता रखती है। उपरोक्त कथन में से किसका गैस वर्णन कौन सा गैस का वर्णन किया गया। तो क्या हो गया, आप लोगों को पता होगा कि कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है बहुत ही जहरीली होती है हम लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बताना है कि इनमें से कौन सा मेरा कथन सही है। 120 का आप लोग बताना है कि मेरा कौन सा कथन सही है। याद रखना कथन 1 और 2 मेरा सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दांतों के इनेमल को अधिक कठोर बनाता है। बताना है कि दांतों के इनेमल को कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक कठोर बनाता है। कौन सा, फ्लोरीन जो होता है ना सबसे अधिक बनाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के रूप में जाने जाने वाला रोग किसके अधिक अत्यंत ग्रहण के कारण होता है। बताना है कि द डिजीज नोन एज द ब्लू बेबी सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इनिग्रेशन, किसके एक्सेस कारण होता है। ये तो आप लोग को आराम से पता होगा, नाइट्रेट के किसके कारण होता है, नाइट्रेट के कारण होता है। इसमें से हमको मिलाना है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को बताना है क्या होगा। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोग का, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 2 कथन दिया गया, दोनों कथन में से बताना है कौन सा कथन क्या है। स्टेटमेंट, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नैरोकोटिक एनाल्जेसिक्स। मॉर्फिन एंड हेरोइन आर नॉन
नार्कोटिक एनालिसिस इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। बताना कि पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट कौन सा मेरा स्टेटमेंट सही है 124 का। तो याद रखना है कि मेरा दोनों स्टेटमेंट जो है ना गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से हम लोग को बताना है कौन सा मेरा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखना 125 का क्या होगा, मेरा 1 और 2 स्टेटमेंट क्या है मेरा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को PDF में मिल जाएगा। कह निम्नलिखित में से किस हेलोजन का उपयोग सर्जरी के दौरान संवेदनहारी के रूप में किया जाता है। बताना कि किसका उपयोग संवेदनहारी के रूप में किया जाता है 126 का आंसर। तो याद रखना आप लोग को क्या होता है, हेलोथेन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन यौगिक के लिए सही है। बताना कौन सा कथन मेरा कार्बन यौगिक सही है। कौन सा होता है, याद रखना अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पॉली हेलोजन यौगिक एक प्रकार की सर्जरी में सामान्य संवेदनहारी के रूप में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसे ईथर जैसे कम विषैले, सुरक्षित और एथेनस्टोटिक्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन मेरा वर्णन किया जा रहा है। बताइए कौन सा कथन मेरा वर्णन किया जा रहा है। याद रखना कौन सा, बी और सी। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से आप लोग बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है 129 का। तो कौन सा उपरोक्त में से कोई भी आप लोग का सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो प्राकृतिक रबर नरम होती है वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा कठोर एवं प्रतिरोधक बनाया जाता है। वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है। बताइए कि किसके साथ इसको गर्म किया जाता है। याद रखना किसके द्वारा, सल्फर के साथ इसको गर्म किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गैस विलयन ठोस के उदाहरण है। बताइए कौन सा मेरा गैस विलयन ठोस के उदाहरण है 131 का आंसर। किसके, नाइट्रोजन गैस में कपूर होते हैं। कह रहा जलीय जीव जैसे मछलियां आदि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक सहज होती है, क्यों सहज होती है। याद रखना क्यों होती है, गैसों की घुलनशीलता तापमान में कमी के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्कूबा गोताखोरों के टैंकों में भरी जाती है ताकि किसी प्रकार का घातकता से बचाया जा सकता है। बताइए कौन सा गैस इसमें दिया जाता है। याद रखना 133 का कौन सा, हीलियम। कौन सा गैस दिया जाता है, हीलियम गैस। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्तकाली में तत्वों की व्यवस्था का आधार है। बताइए 134 का क्या होगा, परमाणु संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कैल्सिनेशन की प्रक्रिया के लिए गलत है। बताना कौन सा मेरा कथन गलत है। याद रखना इसका उपयोग सल्फर अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने के लिए किया है। ये मेरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करा फिर निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें, इसमें से हम लोग को कौन सा कथन मेरा गलत है। बताना कि इसमें चारों कथन है, चारों कथन में से कौन सा मेरा कथन गलत। याद रखना कथन 3 और 4 मेरा गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका गलनांक बहुत कम होता है और हाथ में रखने पे वे पिघलने लगती है। धातु कौन सा होता है। बताइए 137 का क्या होता है, गैलियम और सीरियम होता है, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO समूह का बंध क्रम क्या है। बताइए CO समूह का बंध क्रम कितना होता है, 3 होता है। क्या एंटीसेप्टिक एजेंट कीटाणुनाशक से भिन्न होता है क्योंकि 139 का आंसर क्या होगा। याद रखना क्या होता है, एंटीसेप्टिक एजेंट जीवित ऊतक के लिए गैर विषैले होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, डिटोल किसका मिश्रण है। बताइए डिटोल किसका मिश्रण 140 का। याद रखना डिटोल क्लोरो क्लिसलेनॉल और टेरिपिनॉल के मिश्रण का होता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र नहीं है। बताना है कि कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही सूत्र नहीं है। सूखे भूजे चूने के ऊपर से सूक्ष्म क्लोरीन गैस प्रवाहित करना, ये गलत है। सॉरी, कौन सा सही सूत्र है, ब्लीचिंग में सही सूत्र है ना 141 का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ धातु ऑक्साइड एसिड क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है, तो जिन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ये कौन सा है। बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं। याद रखना कि क्या होता है, ZNO और Al2O3 दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रावधान के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए कौन सा इसमें से प्रयोग किया जाता है। याद रखना कौन सा, ट्राइक्लोरोसन प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, कह धातुओं के निष्कर्षण के समय सल्फाइड अयस्कों को अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में प्रबलता से गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। याद रखना इस प्रक्रिया को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसकी उपस्थिति में वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के मामले में और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। बताइए किसके उपस्थिति में परिवर्तित किया जाता है 145। किसके उपस्थिति, निकेल उत्प्रेरक के उपस्थिति में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित कथन पर विचार कर। चारों कथन दिया, चारों कथन में से बताना कौन सा कथन सही है। याद रखना गलत है, सॉरी यहाँ गलत बता रहा है, तो क्या ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये मेरा गलत है। अगला क्वेश्चन चलिए क्या है, निम्नलिखित विचारों इसमें से हम लोग विचार करना कौन सा मेरा कथन सही है 147 का। याद रखना 147 का क्या होगा आंसर। आप लोगों को केवल एक जो है ना मेरा सही स्टेटमेंट है, अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देता है।
करा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्न में से किस प्रकार के क्लोराइड का उदाहरण है, बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्न से किस क्लोराइड का उदाहरण है 148 का, तो किसका, ठोस में तरल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ आइसोटोप्स एंड रिलेटेड टू, बताना है कि इसमें से कौन सा मेरा आइसोटोप्स है, तो आप लोग को बताइए इनमें से कौन सा मेरा आइसोटोप है, क्या होगा आप लोग को यूरेनियम जो होगा परमाणु ईंधन, ये क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 149 का। और आज के सेशन का और टेस्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन कि हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, बताइए हेयर सेटिंग के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, याद रखना सल्फर आधारित जितना भी होगा ना हम लोग रसायन उसका हम लोग उपयोग करते हैं हेयर सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में। तो टेस्ट 4 आज जो आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का था 150 क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्व कर दिया हूँ, और इसके साथ अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं इसका क्वेश्चन एंड इसका सॉल्यूशन का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।